नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक और दिन यरूशलेम के साथ या फिर इजराइल और हमास के साथ चर्चा करने के लिए। अपडेट्स में हम आपको बताएंगे कि आज क्या क्या हुआ है, किस लेवल तक चीजें पहुंची हैं। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ा प्रश्न जब हम युद्ध की चर्चा कर रहे होते हैं तो बनकर आता है कि आफ्टर ऑल कभी भी कोई भी बात हो, अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन या फिर उसके साथ ही देश इजराइल के साथ आकर खड़े क्यों हो जाते हैं। आफ्टर ऑल इनके साथ में क्या ऐसा कनेक्शन है। तो आज के सेशन में उसकी हम बात करेंगे और चर्चा पहुंचेगी बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपडेट से और आपको लेकर चलते हैं आगे की तरफ। फिलहाल जिस प्रकार की सुर्खियां चल रही हैं, चर्चा में है कि इजराइल के द्वारा हमास के ऊपर फास्फोरस बम का उपयोग किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स है उसमें यही है, फास्फोरस बम जिसे कि सामान्यतः सिविलियंस पे उपयोग नहीं किया जाता, सिविलियंस पर उपयोग करना जिसे एक वॉर क्राइम कंसीडर किया जाता है, ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी के ऊपर इस फास्फोरस बम का उपयोग किया गया है। उसी के साथ साथ हमास ने धमकी देते हुए इजराइल को वीडियो जारी किए हैं कि यदि आप हमारे ऊपर और गोले डालेंगे तो हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से जिन्हें हमने कैप्चर किया है, जिन्हें हमने अगवा कर लिया है, उन्हें मार मार कर उनका वीडियो डालेंगे। यानी इधर से तुम हमला करोगे, हम बकायदा लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तुम्हारे इजरायलियों को जिन्हें हम पकड़ कर लाए हैं उन्हें मार मार कर वीडियो डालेंगे। तो दोनों लोग इस प्रकार के अपडेट्स के साथ चल रहे हैं। आपको याद होगा कल भी हमने बताया था कि हमास के खिलाफ ऋषि सुनक यानी कि यूके के पीएम का बयान आया था, अमेरिका की तरफ से बयान आया था कि वो इजराइल के साथ हैं, साथ ही साथ यूएस ने इनके लिए पूरी तरह से आर्म्स सेंड कर दिए थे। इतना ही नहीं, यूएस और उसके साथी देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, इन सब ने एक जॉइंट प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट जारी किया हमास के खिलाफ और इजराइल के समर्थन में। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक क्विक अपडेट जल्दी से जान लीजिए। हमारी द्वारा अपनी पाठशाला टीम के द्वारा आप लोगों के लिए आरएएस की तैयारी प्रीलिम्स लेवल पर बहुत अच्छे लेवल से की गई थी, करवाई गई थी। अब मेंस की बारी है। इस नवरात्रि से हम लोग मेंस को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन बैच लेकर आ रहे हैं, तैयार हो जाइएगा। साथ ही साथ आरएएस मेंस के हैंड रिटन नोट्स भी तैयार करवा के दे दिए गए हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध हैं। मात्र 1999 में आपके घर पर पहुंच रहे हैं। मात्र 1999 में ही हमारे जीए फाउंडेशन के नोट्स भी हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। कॉल सेंटर सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक एक्टिवेटेड है। मेरे प्यारे साथियों, 7 अक्टूबर 2023 को जब यह युद्ध शुरू हुआ तब से लेकर के अब तक के अपडेट्स में जहां जहां पर फाइट्स हुई उनकी सुर्खियां हमने आपको बताई हैं। कहा है कि इजरायली सेना ने सीमा पर कब्जा स्थापित कर लिया है, लेकिन जब सुर्खी निकल कर आई कि हमास को कंट्रोल करने के लिए इजरायली सेना के द्वारा फास्फोरस बम का प्रयोग किया गया, तो चर्चा हुई कि फास्फोरस होता क्या है। इसके बारे में थोड़ी रिसर्च हुई, पता चला कि यह एक रंगहीन केमिकल है, बेहद जहरीला है, इसका धुआं काफी घातक है। इसके उपयोग के करते ही वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तापमान में 2760 डिग्री तक का तापमान पहुंच जाता है। ऑक्सीजन की कमी से लोग दम घुटने से मरने लगते हैं। फास्फोरस बम का उपयोग हाल ही के अंदर किया गया है इजराइल के द्वारा। इस प्रकार की कुछ तस्वीरें निकलकर आई जिनके वजह से यह कहा जा रहा है कि इजराइल उन गाजा पट्टी के क्षेत्रों में इसका उपयोग कर रहा है जहां पर रिहायशी इलाका है। ऑलरेडी इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी क्षेत्र में पानी, बिजली, रसद आपूर्ति सब बैन कर दी गई है और जो वायुमंडल में उपलब्ध ऑक्सीजन है उसको ये कंटेमिनेटेड करने के लिए इस प्रकार से फास्फोरस बम दाग रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और यहां रह रहे लोग मुश्किल से 2 दिन के अंदर ही उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। कहा गया है जिन्हें भी क्रॉस करके जाना है, मिस्र वाली साइड निकल जाइए, इजिप्ट वाली साइड निकल जाइए या समुद्र के रास्ते बाहर हो जाइए। अब इस जगह को इजराइल पूरी तरह अपने कब्जे में करना चाहता है। हालांकि इन सभी चीजों में इतना आसान जो चीजें हैं उतना आसानी से दिख नहीं रही हैं। कई मीडिया हाउसेज में दिखाया जा रहा है कि हमास के हमले अभी भी जारी हैं, हमास अपने लेवल पर अभी भी गोले दाग रहा है। क्या हो रहा है, ये अपडेट जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको देते चले जाएंगे। हमारा तो सवाल अल्टीमेटली एक ही चीज पर निकल कर आता है और वो ये है, नेतन्याहू के द्वारा बताया गया कि कितना हैवानियत इन लोगों ने की है, आईसिस से भी बेकार लोग हैं, किस प्रकार से इजराइल पर और तरफ से हमले हो रहे हैं। हमारा आज का सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि अमेरिका ने हाल ही में अपने द्वारा बकायदा इजराइल को, आप यहां पर देख सकते हैं, उतरते हुए हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स को अमेरिका के द्वारा भेजे गए ये सारे की सारे वेपन्स इजराइल पहुंच चुके हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए अमेरिका के द्वारा भेजा गया जहाज
पहुंच चुका है। आप यहां पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को खड़ा हुआ देख सकते हैं। अमेरिका की डिफेंस फोर्सेस इजराइल की मदद करने के लिए अपने वेपन्स लेकर पहुंच चुकी हैं। बड़ा सवाल है कि अल्टीमेटली कुछ भी हो, अमेरिका तुरंत बाहर कैसे आ जाता है, और विशेष रूप से इजराइल के लिए बाहर क्यों आ जाता है? आज से नहीं, हमेशा से। और तो और बेंजामिन नेतन्याहू भी अपडेट दे रहे हैं पोटस को, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को, कह रहे हैं कि साहब ये लोग आईसिस से भी बुरे हैं और इनको उसी तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है साहब, हमने भी अपने ट्विटर हैंडल पर आपको इस तरह से कहा था कि मतलब जो भी चल रहा है उसमें यूएन की तरफ से ह्यूमन राइट की अगर अपील है तो वो ठीक है, बाकी जो भी चीजें हैं वो चल रही हैं। ओके साहब, इन सभी चीजों के बीच में चर्चा निकल कर आती है कि फिलिस्तीन के अंदर दिक्कतें हैं, लोगों को जो भी पहुंचाने की रसद आपूर्ति है वो दिक्कत कर रही है। भारत की तरफ से जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनके लिए कंट्रोल नंबर जारी कर दिया गया है। तो चलिए शुरुआत से करते हैं सारी जानकारी। ये मैंने दिया आपको अपडेट के साथ अब बड़ा प्रश्न, अमेरिका पहले क्यों आता है और अमेरिका के साथ साथ सहयोगी क्यों आते हैं? इस सहयोगियों को समझाने के लिए आज के आधुनिक जो इतिहास आप लोग उठते हैं, पढ़ते हैं, उसकी कहानी कहीं ना कहीं इस तस्वीर से शुरू होती है। ये जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूं, समझिएगा कि अगर आपको ये मैप समझ में आता है तो आज की लड़ाई समझ में आ जाएगी, और आज की लड़ाई में अमेरिका का रोल या वेस्टर्न वर्ल्ड का रोल समझ में आ जाएगा। आप और हम जब भी इस तस्वीर को देखते हैं तो कहते हैं कि पहले ये जो हरा रंग दिख रहा है, ये हरा रंग हुआ करता था फिलिस्तीन का, यानी कि ये देश पूरा पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था। और यरूशलेम वाले जो लोग हैं, जिन्हें जूज कहा जाता है, यहूदी कहा जाता है, वो कुछ पॉइंट्स में जो यहां पर छेद छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, बस इतने से ही हुआ करते थे। धीरे धीरे 1948 में ये जो हरे रंग के लोग बाग हैं, ये सिमट कर रह गए इतने से क्षेत्र में, जिसे आप वेस्ट बैंक कहते हैं और गाजा पट्टी कहते हैं। 1967 के अंदर जब युद्ध चला तब ये और ज्यादा बुरी स्थिति हो गई, सिंक्रोनाइज्ड हो गए। 1995 तक पहुंचते पहुंचते इनके क्षेत्रों में भी अब जाकर के इजरायलियों को बसा दिया गया है, और अब तो ये जगह इतनी ज्यादा लिमिटेड हो गई है कि चारों तरफ से वेस्ट बैंक हो या फिर गाजा पट्टी स्थान हो, चारों तरफ से यहूदी बस्तियां बस गई हैं। ये सारा की सारा अपडेटेड कहानी है। तो चलिए यहीं से आपको आज की कहानी में लेकर एंट्री करते हैं। सबसे पहली स्थिति 1917 ही क्यों? बड़ा सवाल है ना भाई, 1917 से ही मैप क्यों दिखाया गया, इससे पहले क्यों नहीं दिखाया गया? घटना है प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध की क्या घटना है? 1914 से लेकर 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ वो राष्ट्र थे जो जर्मनी के साथ थे, और एक तरफ वो राष्ट्र थे जो ब्रिटेन के साथ थे। जर्मनी और ब्रिटेन फिलहाल के लिए हम लोग मानकर चलते हैं कि यही दो लोग थे जो आपस में एक दूसरे से उलझ रहे थे। ठीक है साहब, जर्मनी और ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो जर्मनी ने अपने द्वारा जब युद्ध हारा, भाई अपने द्वारा तो क्या, ब्रिटेन ने ही हराया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने 1917 में एक डिक्लेरेशन कर दिया। और क्या कर दिया? बेल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से एक डिक्लेरेशन किया, जिसमें यह कहा गया कि जो यहूदी हैं उनके लिए एक अलग देश हम लोग देंगे। और कहां देंगे? बोले फिलिस्तीन में उन्हें हम अपना एक अलग देश देंगे। अब आपका दिमाग अचानक चमकेगा। युद्ध लड़ रहा जा रहा है यूरोप में, यूरोप के किसी दो देश आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, अचानक डिक्लेरेशन होता है कि फिलिस्तीन में हम जाकर के तुम्हें एक नया देश देंगे। ये क्या कहानी है? चलो इसको भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, शुरुआत में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटिश फोर्सेस ने ऑटोमन एम्पायर को हराया था। ऑटोमन एम्पायर क्या था? एक समझिए मुस्लिम डोमिनेटेड एम्पायर था, साम्राज्य था, जो कि अरब वर्ल्ड और टर्की वाले क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में और फिलिस्तीन के क्षेत्र में अपना कब्जा रखता था। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा ऑटोमन्स को हराया गया था, और जिनको हराया जाता था उनके क्षेत्रों पर विजेता के द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। विजेता कौन था? ब्रिटेन था। ब्रिटेन ने कब्जा किस पे कर लिया था? फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया था। इसी कारण से एक ब्रिटिश मैंडेट जारी हुआ, और उस ब्रिटिश मैंडेट में फिलिस्तीन को, जो कि कब्जा करके ब्रिटिशर्स ने अपने पास ले लिया था, वो जगह, कब्जे की जगह यहूदियों को देने का ऐलान कर दिया था। चलिए साहब, ये बात तो आपको सुनाई दे गई, लेकिन अब यहीं से दूसरी कहानी लिखी गई। ब्रिटिशर्स ने, देखिए इस पूरी दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आज आप देखते हैं, उनमें से 99% कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं जिनकी जड़ ब्रिटिशर्स हैं, जिन्होंने ही इस पूरे की पूरे बवाल को जन्म दिया है। अब आपके दिमाग में फिर एक सवाल बनने लगेगा, और वो सवाल क्या होगा?
कि साहब ये तो समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स को ये जगह दी गई थी, ब्रिटिशर्स जीत चुके थे इस जगह को और इन्होंने कहा यहूदियों को दे देंगे, तो क्या तुरंत मिल गया था क्या यहूदियों को? यही तो कहानी है सारी की सारी। तुरंत नहीं मिला, लेकिन यहूदी लोग दुनिया भर से यह सोचकर कि यह जगह अब ब्रिटिशर्स के कब्जे में है, वो लोग दुनिया भर की जगह से निकल निकल करके यहां बसने आने लग गए। भाई जब आप किसी को उम्मीदें दे दोगे कि आपके लिए एक देश होगा और आप उस समय वर्ल्ड के राजा हो, आपने उम्मीद दे दी जूइश को कि आपके लिए एक अलग देश होगा, दुनिया भर के लोग निकल निकल के यहां बसने आने लग गए। तो ये जो शुरुआत में जो छींटे छींटे से देख रहे हो ना, ये असल मायने में ब्रिटिशर्स की उम्मीद का परिणाम है। अब आप अगर रीड बिटवीन लाइन कर चुके हो तो एक कहानी और बन चुकी थी यहां पे। क्या? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का जीतना और जर्मनी का हारना और हिटलर का पैदा होना, शायद उसकी भी जड़ें इसी लाइन में थी। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि जर्मनी के अंदर जो यहूदी थे वो जब बाहर की तरफ बैठे दुश्मन से यह आश्वासन पा लिए कि हमारे लिए भी एक अलग देश होगा, तो ऐसी स्थिति में उनकी इंटीग्रिटी सवालों के दायरे में आ गई। अच्छा आप ऐसे समझिए, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो और भारत पाकिस्तान के अंदर रहने वाली किसी कम्युनिटी को केवल यह कह दे, जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हो और भारत यह कह दे कि बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले जो बलोच भाई बहन हमारे हैं, हम आप लोगों को एक अलग देश उपलब्ध कराएंगे। तो अब आप सोच कर देखिए कि क्या बलोच लोग जीतने वाली पार्टी का साथ देंगे या जिताने के लिए हमारा साथ देंगे या अपने देश का साथ देंगे? भाई जिन्हें अपना देश चाहिए वो तो उस देश जिसमें रह रहे हैं उसके खिलाफ होंगे। हुआ भी यही साथियों, हुआ भी यही। और यहां पर जूस के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने ब्रिटेन के बहकावे में आकर जर्मनी की युद्ध में, जर्मनी की लड़ाई में जर्मन्स का साथ नहीं दिया। यही तो कारण है जिसके चलते 1918 के बाद का जो जर्मनी बना उसमें जूस के खिलाफ नफरत थी और इसी नफरत का फायदा हिटलर ने उठाया और उस हिटलर के द्वारा जूस के खिलाफ बड़ी मात्रा में जो भी होलोकॉस्ट गैस चैम्बर की घटनाएं हुई उसमें इस घटना का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनमें एक नफरत थी अपने ही देश में रह रहे लोगों के प्रति। अब यह भी कहानी का आधा ही हिस्सा है। इस हिस्से को सुनकर के भी आपको यह लगता है अरे फिर तो देखिए क्या होता है ना, कहानी जितनी पता होती है उससे उतना ही दिमाग में विचार बनते चले जाते हैं। आपका दिमाग तुरंत सही और गलत खोजने निकल पड़ता है। जैसे इस तस्वीर को देख करके लोगों के मन में क्या आता है कि यार पहले तो फिलिस्तीनियों का इलाका था, यहूदियों ने कब्जा कर लिया, यहूदियों ने कब्जा कर लिया। अच्छा कुछ लोग सिंपैथाइजर हो जाते हैं, फिर तो फिलिस्तीनियों की बात सही है, उनके देश पर कब्जा हुआ, क्योंकि उन्हें आधा सच पता है। फिर थोड़ा और सच खोजने निकलते हैं तो फिर पता चलता है कि नहीं 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 नहीं, यहां पर ये फिलिस्तीनियों का भी नहीं था, ये तो ब्रिटिशर्स की जगह थी। ब्रिटिशर्स ने यहूदियों से कहा था यहां रहने आओ, तो यहूदी आ गए, तो इसमें गलती फिलिस्तीनियों की है कि उनके वो युद्ध हारे थे, तो ब्रिटिशर्स ऑटोमेटिक अपने लेवल पर निर्णय लेंगे। तो आपको आधी बात पता चली, कहां तक की कि नहीं ठीक बात तो है, ब्रिटिशर्स ने कहा था इसलिए लोग यहां आकर रहने लगे, फिर तो यहूदी कानूनी रूप से यहां आकर रहने लगे। इतनी बात पता चली, फिर मैंने आपको फिर एक और बात ऐड कर दी। फिर मैंने क्या नई बात ऐड कर दी, मैंने कहा कि नहीं भाई साहब इसमें कहानी यह भी है कि ये जो कहानी में इसमें फिर एक और ऐड कर दी कि नहीं साहब प्रथम विश्व युद्ध संभवतः यहूदी इसलिए हार गए होंगे। आपका दिमाग घनचक्कर होता हुआ चल रहा होगा कि कौन सही है कौन गलत है, समझ में नहीं आ रहा है। अब तक की पूरी कहानी में विलन आपको नजर क्या आ रहा है? ब्रिटिशर्स नजर आ रहे हैं कि इन्होंने यहूदियों को फंसा दिया। नहीं साहब ऐसा भी नहीं था। यहूदियों की फिर एक और कहानी सुनिए। यहां तक पहुंचने के बाद में एक और कहानी तक चलते हैं। और कहानी क्या है? असल में इसका भी एक इतिहास है, और वो इतिहास क्या है? पहले जो ये वाला क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूं, इस पर कभी यहूदियों का ही हिस्सा हुआ करता था, कब्जा हुआ करता था। यानी आज का जो फिलिस्तीन है या जो अरब वर्ल्ड है या फिर जो इजराइल है, जिस क्षेत्र को लेकर लड़ाई हो रही है, इस क्षेत्र के बहुत बड़े हिस्से पर पहले यहूदियों का ही कब्जा हुआ करता था। इनके एक राजा हुआ करते थे डेविस करके, उनका इनके ऊपर कब्जा हुआ करता था। तो अब आपके दिमाग में फिर पिक्चर जगी। बोले ये कब की बात है? ये बहुत है कम से कम 1000 साल पहले की, कि उस समय इस क्षेत्र के ऊपर यहूदियों का ही कब्जा हुआ करता था। तो फिर आपका दिमाग ऐतिहासिक रूप से जाने लगा, अच्छा इसीलिए यहूदी अपनी जगह वापस प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए यह सब हुआ। फिर आपका दिमाग चकराएगा कि यार फिर लेकिन इनसे जगह छीनी किसने थी? तो इनसे जगह छीनी थी
मुस्लिमों के द्वारा छीनी गई थी, ऑटोमन एम्पायर के द्वारा छीनी गई थी। तो आप कहेंगे अच्छा, तो मुसलमानों के द्वारा जगह छीनी गई थी, समझ में आता है, इसलिए यहूदी दौड़ करके यूरोप में बसने गए। यूरोप के किसी देश ने उम्मीदें जगाई कि मैं तुम्हारी जगह तुम्हें वापस दिलाऊंगा, तुम हमारा साथ दो, इसीलिए यहूदियों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया होगा, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने उन्हें एक अलग देश दिया होगा, इसीलिए आज इजराइल है। तो आपका तार सीधा जुड़ गया। अच्छा, तो पहले यहां पर यहूदियों का शासन हजारों साल पहले हुआ करता था, वो पुरानी जगह, पूरी दुनिया में यहूदियों के लिए कोई देश नहीं था, इसलिए वो अपनी पुरानी जगह प्राप्त करना चाहते थे। सही तो हैं ये सब लोग, चलो साहब, ये भी यहां तक भी कहानी निकल गई। लेकिन इस पूरी कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आता है। ये देश अपना बना लिए, फिर भी आज भी अमेरिका इनकी मदद क्यों करता है? भाई सवाल तो अल्टीमेटली ये है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड इनकी मदद क्यों करता है? इसके पीछे की जो असली कहानी है वो है यरूशलम। यरूशलम क्या है, अब इसके पीछे की थोड़ी कहानी बताते हैं। देखो, यहां पर एक छोटी सी जगह है जेरूशलम, यरूशलम के नाम से जिसे जाना जाता है। इसके अंदर देखो, ये इस प्रकार से किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था वंस अपॉन ए टाइम। मैं आपको वहां तक लेकर चलता हूं जहां पर ये यरूशलम के अंदर की तस्वीरें हैं। होली सिटी, दुनिया में पवित्र स्थानों में से एक इसे माना जाता है। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये एक मॉस्क है, ये सब चीजें यहां पर किस तरह से हैं, अब मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। तो देखिए आपके सामने ये यरूशलम का एक तरह से सिटी का मैप है। क्या है साहब, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसी इजराइल में एक जगह है जिसे पवित्र माना गया, मान लिया गया पवित्र। किसने पवित्र माना? बस यहीं से लड़ाई शुरू हो गई। जैसे आज मक्का मदीना है, आप सबको पता है कि मुस्लिमों के लिए पवित्र स्थान है। आज अयोध्या, काशी, बनारस, ये जितनी भी जगह हैं, ये आपको पता है हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान है। ऐसे ही अगर आपको अमृतसर के बारे में पता है तो बोले सिखों के लिए पवित्र स्थान है। सबके लिए कोई ना कोई पवित्र स्थान, क्योंकि रिलीजियस आइडेंटिटी जुड़ी है वहां से। ठीक है साहब, लेकिन ऐसी स्थिति में तीन धर्म ऐसे हुए जिनका पवित्र स्थान एक ही जगह पर था। अब वो कौन कौन से थे? यहूदी, जोरेस्ट्रियंस कहलाते हैं असल में, इनका भी पवित्र स्थान यरूशलम, ईसाइयों का भी पवित्र स्थान यरूशलम, और मुस्लिमों का भी या मुसलमानों का भी पवित्र स्थान यरूशलम। और सारी कहानी एक ही जगह को लेकर के तीनों धर्मों के बीच में थी। अच्छा, अर्मेनिया के जो क्रिश्चियन हैं उनका भी पवित्र स्थान यरूशलम। अब बोले इन्होंने कैसे डिसाइड किया कि हम सबका पवित्र स्थान यरूशलम? अच्छा, इसके पीछे इतिहास के जानकारों का मानना है कि एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था अब्राहम। अब्राहम से ही ये तीनों प्रकार के धर्म निकले थे। कौन से धर्म? जोरेस्ट्रियंस, क्रिश्चियनिटी और इस्लामिज्म। ये तीनों के तीनों वहीं से निकले थे। यही कारण है कि यदि हम जोरेस्ट्रियंस की, यहूदियों की अगर बात करें तो जो हिब्रू बाइबल है उसमें भी इब्राहिम का जो वो मिलता है, जिक्र मिलता है। ऐसे ही इस्लाम में भी इब्राहिम का रोल मिलता है, और ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी इब्राहिम का रोल मिलता है। तीनों ही धर्म एक व्यक्ति पर जाकर टिकते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि यरूशलम में एक इब्राहिम नाम का आदमी हुआ करता था, उसकी संतानें हुई। कुछ संतानें एक धर्म को मनाना, एक अलग आइडेंटिटी बना ली, कुछ संतानें एक अलग आइडेंटिटी बना ली, और कुछ संतानें एक अलग आइडेंटिटी बना ली। यह इतिहासकारों का मत है, लेकिन इसे भी लेकर बहुत विवाद है। लोगों का कहना है कि यह हो सकता है बाद में तीनों देश, तीनों धर्मों में शांति स्थापित कराने का कोई बाईपास रूट निकाला गया हो इतिहासकारों के द्वारा, कि अरे तुम तो सब एक ही बाबा की संतानें हो, मान लो कि तुम सब एक ही हो। लेकिन ऐसा मानता कौन है? सब लोग, इवन इस्लाम में जो शिया और सुन्नी हैं, जो पैगंबर साहब से ही कनेक्ट करते हैं, वो भी आपस में मान्यताओं को लेकर झगड़ते हैं। तो ये तो और आप ट्री को ऊपर लेकर जा रहे हो, तो ये कैसे आपस में मान ले एक दूसरे को? यही कारण है कि इस यरूशलम में तीनों धर्मों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पवित्र डिसाइड की हुई हैं। जैसे यहां पर आप जो क्रिश्चियन क्वार्टर देख रहे हैं, जिसे कि चर्च ऑफ होली स्पल्कर कहते हैं, इसकी क्या कहानी है? इसे मानते हैं ईसाई लोग, और वो ये मानते हैं कि जो ईसा मसीह है उनको क्रूसेड्स पर यहीं चढ़ाया गया था, यानी कि ईसा मसीह को सूली पर यहीं चढ़ाया गया था, और यहीं से उनका पुनर्जन्म भी पुनः स्थापित हुआ था। साहब, ये तो हो गया चर्च ऑफ होली स्कल्पर। अब आप सोचकर देखो, जिस ईसा मसीह को मानते हैं क्रिश्चियन, उन्हें अगर यह बात पता चले कि ईसा मसीह का सबसे पवित्र स्थान यही है, कि वो यहीं पर धर्म के लिए क्रूसेड्स पर चले थे, तो भाई साहब ये तो उनके लिए बहुत ज्यादा धार्मिक मान्यता की जगह हो गई। चलिए, ये बात भी सही है। वहीं दूसरी तरफ अगर ये मुस्लिम क्वार्टर आप देखते हैं, जिसमें हरम अल शरीफ या टेंपल माउंट है,
यहां पर इस्लाम वाले मान्यता के लोग मानते हैं, मुसलमान मानते हैं कि मक्का से यहां की यात्रा पैगंबर साहब ने एक रात में कंप्लीट की थी और यहीं से उनकी बातें अल्लाह से, गॉड से हुआ करती थी। चलिए साहब, ये बात इनको लेकर के भी, क्योंकि इनके लिए भी बहुत पवित्र बात है कि यहीं से सीधी वार्ता स्थापित होती थी। ऐसे ही यहां पर डोम ऑफ रॉक आप देख सकते हैं और यहीं के साथ में ये डोम ऑफ रॉक और इसके बगल में क्रिश्चियन क्वार्टर। डोम ऑफ रॉक के बगल में यहां पर एक दीवार है जिसको जूस के लिए पवित्र माना गया। कहते हैं कि जो जूस के लोग थे, जूस का जो मान्यता प्राप्त लोग थे, वो असल में यहीं से ही यहूदी धर्म का, जोरेस्ट्रियन धर्म का ओरिजिन किए थे। तीनों के क्षेत्र एक ही जगह पर हैं और तीनों के क्षेत्र एक ही जगह पर हैं, तो सब लोग ये चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र पर हमारा कब्जा हो। मुसलमान चाहते हैं हमारा कब्जा हो और ऐसा हुआ भी। जब ऑटोमन एम्पायर आया तो यहां पर उसका कब्जा हुआ। ये क्रिश्चियन वाले चाहते हैं कि इस पर हमारा कब्जा हो, तो मुसलमानों से कब्जा छुड़ाने के लिए क्रिश्चियंस ने लंबी लड़ाइयां लड़ी और उन्हीं लंबी लड़ाइयों को क्रूसेड्स कहा जाता है। क्रूसेड्स क्या है, अब थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए। क्रूसेड्स असल में क्या है? पहले यूरोप में क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा बोलाबाला था। आप कहेंगे आज भी तो क्रिश्चियनिटी ही है, वहां पर ईसाई तो है। बोले साहब, आज के ईसाई और इससे पहले के ईसाइयों में थोड़ा अंतर है। बोले कैसे? पहले के ईसाई धर्मांध थे। धर्मांध का मतलब धर्म के आगे कुछ नहीं, केवल धर्म ही है और उसके आगे कुछ नहीं माना जाएगा। इतने रिलीजियस रूप से कट्टर थे कि यहां पर राजा से ज्यादा चर्च की चला करती थी। यूरोप में रहने वाले ईसाइयों को चर्च का आदेश हुआ कि आपका सबसे पवित्र स्थान यरूशलेम है, आपको वहां जाकर कब्जा करना है। बस इतना सुनकर के 60,000 से अधिक ईसाई निकल पड़े यूरोप से इस जगह कब्जा करने के लिए यरूशलेम में। कब की बात है? 1000 BC की बात है। अब आप सोचकर देखिए कितना पहले की बातें चल रही हैं, बहुत हजारों साल पहले की कहानियों में चल रहे हैं आप। और उस समय ये सब लोग एक साथ युद्ध के लिए निकलते हैं और एक पूरी लंबी यात्रा, BC नहीं, AD की बात है, मतलब आज से लगभग 1000 साल पहले की बात है। और ये लोग निकल करके यात्रा पर निकल पड़ते हैं कि नहीं साहब, हम तो अपने पवित्र स्थान पर कब्जा करने जाएंगे। ठीक है, डेविड नाम से आदमी हुआ करता था इनका, डेविस नहीं, डेविड था यहूदियों का। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको डेविड के बारे में, यहूदियों का राजा था डेविड, और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने कुछ इस प्रकार का सामान था जिसमें भगवान से रिलेटेड कोई चीजें थी, वो ला करके यहां स्थापित की थी। अच्छा, मैं आपको एक बार वो वाली जगह दिखाता हूं, क्रूसेड्स की, जो युद्ध हुआ करते थे, वहां तक लेकर चलता हूं आपको स्लाइड तक, क्योंकि वैसे ये वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन है, इसको हम आपके सामने। तो 1096 से लेकर 1204 के बीच में बड़े क्रूसेड्स, मतलब मेजर 4 क्रूसेड्स जो हैं, वो इस्लाम धर्म से अपनी जगह को छुड़ाकर क्रिश्चियन लोग जिसे पाना चाहते थे उसके लिए क्रूसेड्स हुए थे। अब ये क्या था? असल में इस पूरे क्षेत्र के ऊपर, यहां पर जिसे आप देख रहे हैं, सेल्जुक टर्क्स का एरिया हुआ करता था। टर्क्स बोले तो इस्लाम का कब्जा हुआ करता था। यहां से आप देखिए कितनी बड़ी ये यात्रा का मार्ग देखिए आप, यहां से तुर्की से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां पर इस जगह पर कब्जा करने के लिए यूरोपियंस ने लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं 1096 से लेकर 1204 के बीच में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, धर्म के लिए की गई इस लड़ाई में, यानी यरूशलेम पर किसका कब्जा हो, इसकी लड़ाई में लाखों लोगों की जान गई इस छोटे से टेन्योर के अंदर। और इन धार्मिक यात्राओं को क्रूसेड कहा गया। भाई यीशु को याद करते हुए कि जब भगवान वहां पर ईसा मसीह जो है, जब वो क्रूज पर चढ़ गए थे, सूली पर चढ़ गए थे, तो आप भी उनकी जगह को मुक्त कराने जा रहे हो। अगर कुछ होता है तो आप धर्म की प्राप्ति करने के लिए जाएंगे। चर्च के आदेश की पालना में शुरुआती दौर में जमीन से जाते थे, फिर धीरे धीरे पानी की व्यवस्था होने लगी, तो फिर नावों से जाकर यहां पर अटैक करने लगे। अब जिनका लोकल एरिया यहां पर था, वो लोग उनके साथ आक्रमण करते थे। तो अब आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से भी यह जानकारी पता होनी चाहिए कि यह लड़ाई आज की नहीं है। जैसे अब तक की कहानी में आपको 1917 तक की कहानी पता चल रही थी कि 1917 में ना तो वो वाला एग्रीमेंट हुआ होता, ना ब्रिटिश मैंडेट करते, ना यहूदी यहां आके बसते, ये सब ना होता। भाई साहब, लाखों लोग पहले कुर्बानियां दे चुके हैं इस जगह के लिए, और उसके इतिहास में
क्रिश्चियनिटी यहां पर अपने आप को मुसलमानों से दुश्मन पाती थी। और यही कारण है कि आज जब यहूदी यहां पर कब्जा करते हैं तो यहूदियों का समर्थन इस क्रिश्चियनिटी के द्वारा इसलिए दिया जाता है कि ये लोग हमें इस जगह पर आने जाने देते हैं, जबकि ईसाई जो मुसलमान हैं, जो पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड में बिखरे हुए हैं, पूरी तरह जिनका प्रसार है, वो यहां पर ईसाइयों के आगमन का विरोध करते हैं। तो ये जगह पहले से ही ईसाइयों द्वारा अपने प्राप्त करने के लिए प्रमुख उद्देश्यों में से एक थी, जिसमें लाखों लोगों ने जान दी। इस कारण से ईसाइयों का यहूदियों के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि यार तुम भी हमारी ही तरह संघर्ष कर रहे हो, तुम भी यरूशलेम चाहते हो, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, चलो हम और तुम एक हैं और हम यहां से अरबों को दूर रखेंगे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इस जगह पर मुसलमानों का कब्जा ना हो, यही इंटरनल थॉट है किसकी? इस पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की। अच्छा, इसमें मतलब आपको लगेगा ये आज की लड़ाई है, आज की नहीं है, ऐतिहासिक लड़ाई है भाई। इसी शब्द में अगर आपने एक वर्ड सुना हो अब्राहम अकॉर्ड, अगर आपको ध्यान हो तो अब्राहम अकॉर्ड में जो अब्राहम शब्द यूज किया गया था ट्रंप के द्वारा इजराइल और यूएई के बीच में शांति स्थापित कराने के लिए, एक दूसरे को मान्यता दिलाने के लिए, उसमें अब्राहम शब्द क्यों यूज किया गया था? ताकि दुनिया को यह याद दिलाया जा सके तुम सब तो एक ही की संतान हो, अब्राहम से ही तो निकल करके आए हो। इस कारण से यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें तो अच्छा है। बहुत सारी परंपराएं, रीति रिवाज एक जैसे ही तो हैं, क्यों ना एक दूसरे को स्वीकार कर लिया जाए। इसी के कारण अब्राहम अकॉर्ड आया था, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है साहब, तो मेरा कहने का कुल जमा अर्थ यह है कि पहले भी इस जगह को लेकर के धार्मिक लड़ाइयां होती रही हैं। अच्छा, अब यहां पर क्रिश्चियनिटी का क्या इतिहास है, तो उसको जानने के लिए आप थोड़ा सा इसमें और जानकारी जाने, तो वो इस डेविड के बारे में जाने। डेविड नाम का जो ये राजा था, जिसका यहां पर लंबे समय तक शासन रहा, जिसने यहूदी राजवंश यहां पर स्थापित किया, यह जानकारी है 1000 ईसा पूर्व की। 1000 ईसा पूर्व यहां पर डेविड का शासन हुआ करता था। आज का जो इजराइल जहां डिमांड की जाती है, पहले यहां पर असल मायने में इजराइल ही हुआ करता था। डेविड के बारे में कहते हैं कि यह 1000 ईसा पूर्व जन्मा था। इसने यहूदी राजवंश की स्थापना की थी, इजराइल की सभी जनजातियों को एक राजा के अधीन किया था, वो था डेविड। यानी कि इजराइली आज जिस जगह पर हैं वो असल मायने में फिलिस्तीनियों की जगह नहीं है, ऐतिहासिक रूप से उस जगह को डेविड की जगह माना जाता है कि यह डेविड की जगह थी। डेविड ने ही यहां पर 40 साल तक शासन किया था और डेविड के बच्चों ने, सोलोमन ने भी यहां पर शासन किया था और उसने लंबे समय तक यहां पर प्रॉपर तरीके से अपने द्वारा वो एक प्रसिद्ध जो पवित्र प्रतिज्ञा पत्र है वो लाकर स्थापित किया था। यहां पर मंदिर बनवाए थे, यरूशलेम में इस प्रकार की इसने यात्राएं की थी। यानी कि डेविड के काल से यरूशलेम इसको अपनी जगह को ईसाई अपना मानते हुए आ रहे हैं। मुझे इन लोगों की लड़ाई देख करके यह याद आता है, हाल ही में कुछ समय पूर्व भारत के द्वारा अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया था और अखंड भारत के नक्शे को कुछ लोगों ने यह कहा था कि यह अचीवेबल नहीं है, जिसमें कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सब भारत के साथ दिखाए गए थे, क्योंकि कभी ये भी भारत के हिस्से हुआ करते थे और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दे दी। वहां एक पवित्र सिटी का नाम आता है। आज भी यहूदी, आज भी क्रिश्चियन, आज भी मुसलमान एक सिटी के लिए जान दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आज अखंड भारत की अगर हम बात करें तो लेके म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, ये सब पूरा की पूरा क्षेत्र, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक अगर एक होने का सपना देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस सपने में भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इस तरह के संघर्ष हुए हैं। लोग अपने ऐतिहासिक चीजों को प्राप्त करने के लिए युद्ध करते आए हैं और ऐसी स्थिति में साउथ चाइना सी में जो चीन कहता है कि हमारे अब्बा जान जो है वो पकड़ने, भेड़ चराने जाया करते थे, उनकी भी एक तरह से बात जो है वो सही निकल कर आती है। तो कहने का मतलब यह है कि इतिहास की तरफ वाकई में दुनिया लौट ही रही है। चाहे फिर आप इजराइल को ले लीजिए, चाहे आप चाइना को ले लीजिए, चाहे आप भारत को ले लीजिए, चाहे आप रशिया को ले लीजिए, वो भी सोवियत काल के अपने गोल्डन एरा को प्राप्त करना चाहता है। और जब भी कोई इतिहास की तरफ लौटता है तो भाई साहब फिर ये लगने लगता है कि सही कौन और गलत कौन। खैर, ये समय ही फैसला करेगा। इंसान के पास जब जब सामर्थ्य आया है, उसने उस सामर्थ्य का दुरुपयोग करने का बेहतरीन रास्ता खोज निकाला है। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत चीजों को रिलेट कर पा रहे हो कि आफ्टर ऑल क्या कारण है जिसके चलते यह कहा जाता है। आज की वर्तमान स्थिति में क्या होता है? आज की वर्तमान स्थिति में अमेरिका के द्वारा इजराइल को मदद क्यों दी जाती है? अमेरिका वाले क्या हैं?
अमेरिका वाले भी असल में हैं ब्रिटिशर्स ही। ब्रिटेन वाले जब इंडिया की खोज के लिए निकल रहे थे तो इंडिया की खोज करते करते वो पहुंच गए थे वेस्ट इंडीज, यानी कि एक प्रकार से समझिएगा कि वो पहुंच गए थे अमेरिका। और अमेरिका पहुंच करके इन्होंने बकायदा इंडिया की खोज में ही अमेरिका के अंदर रचने बसने का कार्य किया था। और आज मैक्सिमम जहां पर अमेरिका में शासन करने वाले लोग हैं वो बाहर से आकर के ही बसे हुए लोग हैं। जो अमेरिका के नेटिव्स हैं, जिन्हें इंडियंस कहा जाता है, वो वहां पर हैं नहीं असल में। उन सबको इन्होंने बाईपास कर दिया। अब मैक्सिमम जो सत्ता में लोग हैं वो यूरोप से जाकर के ही बसे हैं। तो एक तरह से एक्सटर्नल कॉलोनी है यूरोपियंस की अमेरिका। तो अमेरिका का ब्रिटेन के साथ मिलकर या यूरोपियन देशों के साथ मिलकर अपने हितों की जैसे पहले रक्षा की थी, आज तक रक्षा करने के लिए जो संघर्ष है, संभवतः ब्रीफ स्टोरी में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। अब मेरे प्यारे साथियों, ये जिज्ञासा पैदा करने के लिए सेशन था। अगर इसको डिटेल में पढ़ा जाए, आपको पता है मैंने इतनी सारी स्लाइड्स बना रखी है ना, इसमें 250 से ऊपर स्लाइड्स हैं, लेकिन जब मैंने पढ़ाने का सोचा कि इनको कैसे पढ़ाया जाएगा तो टेंशन ये हो गई कि इनके बारे में अगर एक भी लाइन के बारे में डिटेल में मैं खोलने निकल पड़ा तो इतिहास, विश्व इतिहास के लेक्चर सीरीज तय हो जाएगी। इतिहास को पढ़ना है अगर, तो वर्ल्ड इतिहास के अंदर, विश्व इतिहास के अंदर इन सब चीज़ों को फुर्सत के क्षणों में निकाल कर पढ़ा जाए। मैं आपके मन में आज के सेशन से जिज्ञासा उत्पन्न कर गया और सेशन के साथ साथ थोड़ी सी जानकारी आपको देकर के अपना काम चला गया। संभवतः यह जानकारी संपूर्ण तो नहीं थी, लेकिन आपको जिज्ञासा को शांत करने में शायद, जैसे जलती अग्नि के अंदर थोड़ा सा घी काम करता है जानकारी का, वो मैंने आपको देने का प्रयास किया हो। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस चैनल को अपने साथियों से भी साझा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।